हेलो एवरीवन, होम साइंस लेट्स क्रैक इट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता और आज हम डिस्कस कर रहे हैं नवंबर का जो होम साइंस का पेपर है नवंबर 17 का पेपर थर्ड। तो इसके पहले हम 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और ऑलरेडी इसका वीडियो हम शेयर कर चुके हैं, तो आप जो है हमारे चैनल पर जाकर के उसको देख सकते हो और पढ़ सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन से और आज हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जल्दी चलिए फटाफट इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारा एसर्शन और रीजन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 31 क्वेश्चन है कि कुकिंग फूड बाय मॉइस्ट हीट मेथड्स लाइक बॉइलिंग इंक्रीजेस द ग्लाइसेमिक इफेक्ट ऑफ फूड्स। और इसका रीजन दिया गया है कि मॉइस्ट हीट रिड्यूसेस द पार्टिकल साइज ऑफ द फूड। इसको हम हिंदी में भी देखेंगे, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों ही क्वेश्चन हम लेकर साथ में चलेंगे और साथ में हम इसको समझाते हुए भी इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो कुकिंग फूड बाय मॉइस्ट हीट मेथड लाइक बॉइलिंग, ये कह रहे हैं कि जो अगर बॉयल किया जाए, भोजन को जब बॉयल किया जाता है, जो कि एक मॉइस्ट हीट मेथड है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। कोई भी भोजन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो मॉइस्ट हीट है वो फूड के पार्टिकल साइज को कम कर देता है। तो यहां पर बोथ ए और आर दोनों ही सही है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें ज्यादा हमें कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है 32 नंबर क्वेश्चन, डाइट रिच इन प्रोटीन एंड सोडियम आर रिकमेंडेड फॉर क्रॉनिक रीनल फेल्योर पेशेंट। ओके, रीजन दिया गया है क्रॉनिक रीनल फेल्योर पेशेंट एग्जिबिट सिम्टम्स ऑफ यूरेमिया एंड ओडिमा। ओके, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है चौथा, ए इनकरेक्ट है लेकिन आर करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि डाइट रिच इन प्रोटीन एंड सोडियम, यानी कि प्रोटीन और सोडियम रिच जो डाइट होती है, यानी कि वो भोजन जिसमें कि प्रोटीन और सोडियम अधिक मात्रा में पाया जा रहा है, वो क्रॉनिक रीनल फेल्योर पेशेंट के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो ये तो गलत है, इनकरेक्ट है, क्योंकि प्रोटीन और सोडियम दोनों ही, यानी कि सोडियम कम से कम लेना होता है और प्रोटीन भी। और यहाँ पर जो कह रहे हैं कि यूरेमिया और ओडिमिया हो जाता है, तो ये सिम्टम बिल्कुल सही है। ओडिमा जो है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ओडिमा और एसाइड्स में डिफरेंस क्या होता है उसको अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। यूरेमिया क्या होता है? यूरेमिया का मतलब है यूरिन में जब ब्लड आने लगता है तो उसको यूरेमिया बोलते हैं। तो ये जो क्रॉनिक रीनल फेल्योर के पेशेंट, रीनल का मतलब जो किडनी वाले पेशेंट होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि उनके ब्लड में यूरिन में ब्लड आने लगता है, तो ये उसका सिम्टम है क्रॉनिक रीनल फेल्योर का। तो बी वाला रीजन तो सही है लेकिन एसर्शन गलत है। फिर आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर, फ्लेवर पोटेंशिएटर आर यूज्ड टू एनहांस द फ्लेवर ऑफ द फूड। रीजन है कि दे एक्सर्ट देयर एक्शन ऑफ फ्लेवर एनहांसमेंट बाय एडिंग देयर ओन डिस्टिंक्टिव फ्लेवर। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा वाला सही है, ए तो करेक्ट है लेकिन आर इनकरेक्ट है। यानी कि जो फ्लेवर पोटेंशियल, यानी कि जो फ्लेवर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो वो जो है फूड में फ्लेवर को बढ़ाने के लिए उनका यूज किया जाता है, ये तो सही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये इसका रीजन दे रहे हैं कि जो पोटेंशिएटर यूज किए जा रहे हैं, यानी कि जो फ्लेवर यूज किए जा रहे हैं वो अपने खुद का जो है फ्लेवर भी उसमें ऐड करते हैं, तो ये गलत है। चलिए इसको हिंदी में भी देख लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। खाद्य पदार्थों को आर्द्र ताप पाक क्रिया, यानी कि मॉइस्ट हीट मेथड, जैसे उबालना से उनका ग्लाइसेमिक प्रभाव बढ़ जाता है। कारण दिया है इन्होंने, आर्द्र ताप से खाद्य पदार्थों के कण छोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही सही था, यानी कि रीजन भी सही है, पार्टिकल जो होते हैं यानी कि जो कण है वो छोटे हो जाते हैं, इस वजह से क्या होता है, जो ग्लाइसेमिक प्रभाव है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब ग्लाइसेमिक प्रभाव होता क्या है? तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, फॉर्मूला होता है। तो ग्लाइसेमिक प्रभाव का मतलब है जब भी हम कोई फूड लेते हैं, कोई भोजन खा रहे हैं, तो उसके बाद में जो हमारा शुगर लेवल कितना बढ़ रहा है, ठीक है, तो वही जो है ग्लाइसेमिक प्रभाव कहलाता है। ठीक, तो वही ये कह रहे हैं कि जब जो आर्द्र ताप है, यानी कि मॉइस्ट हीट मेथड से क्या होते हैं कि जो कण होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यानी कि उबालने से क्या होता है, जो ग्लाइसेमिक प्रभाव है, कोई भी भोजन हम खा रहे हैं उसके बाद हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना बढ़ रहा है, वो चीज जो है उससे प्रभावित होता है। ठीक है, फिर है 32, पुरानी गुर्दे की विफलता वाले रोगियों के लिए प्रोटीन और सोडियम समृद्ध आहार देने की सिफारिश की जाती है। ठीक है, ये गलत है। पुरानी गुर्दे की विफलता वाले रोगी यूरेमिया और एडिमा जैसे लक्षण
प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो पुरानी, क्रॉनिक का मतलब पुरानी नहीं, क्रॉनिक का मतलब होता है गंभीर, ठीक है। एक्यूट और क्रॉनिक दो होता है। तो एक्यूट का मतलब होता है जो तुरंत प्रेजेंट होता है, क्रॉनिक का मतलब है जो कि लंबे समय से, यानी कि लंबे समय से वो बीमारी से ग्रसित हैं और फिर उसके बाद में वो ज्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है। तो पुरानी यहाँ पर जो इनका ट्रांसलेट है वो गलत है, क्रॉनिक ये नहीं होगा, ठीक है, सीवियर कह सकते हैं। तो इसमें जो पहला वाला है वो तो गलत है, लेकिन जो यूरीमिया यानी जो हमने बताया कि यूरिन में ब्लड आने लगता है वो सही है। और ओडिमा, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओडिमा का मतलब वैसे स्वेलिंग होता है और आगे भी हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये लक्षण सही है। तो यहाँ पर चौथा वाला यानी कि ए गलत है, लेकिन जो आर है वो सही है। फिर है 33 नंबर क्वेश्चन, स्वाद उत्प्रेरक पदार्थों का प्रयोग खाद्य पदार्थों का स्वाद बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये भी सही है। वे अपने स्वयं के विशिष्ट स्वाद को जोड़कर स्वाद बढ़ाने की अपनी कार्रवाई करते हैं, तो ये वाला गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रीबायोटिक हेल्प इन रेगुलेटिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शंस। रीजन है प्रीबायोटिक्स गेट फर्मेंटेड इन द कोलन वेयर दे स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ हेल्दी बैक्टीरिया। तो यहाँ पर दोनों ही सही है, ओके। इसको अभी हम देख लेते हैं डिटेल में थोड़ा। तो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दो होते हैं, ठीक है, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक। तो हमारे क्वेश्चन में तो फिलहाल प्रीबायोटिक की बात की जा रही है, तो पहले हम प्रीबायोटिक देख लेते हैं ये होते क्या है। प्रीबायोटिक सब्सटेंस लाइक फाइबर दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द बॉडी, ठीक है। प्रीबायोटिक क्या है, जितने भी आपके प्लांट फूड हैं यानी कि जिनमें की फाइबर, रेशा पाया जाता है, वो सभी प्रीबायोटिक फूड्स होते हैं जो कि हमारे शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। किसमें पाए जाते हैं, वेजिटेबल जो कि हमें पेड़ से मिलते हैं, लेग्यूम्स, फ्रूट्स, ये सब कभी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, यानी कि पेड़ पौधों से पाए जाने जितने भी खाद्य पदार्थ हैं जिनमें रेशे होते हैं वो सभी प्रीबायोटिक कहलाते हैं। और ये करते क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू गट बैक्टीरिया एंड हेल्प देम इंक्रीज इन नंबर। और ये क्या करते हैं, जो हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ में मदद करते हैं प्रीबायोटिक, ओके। अब प्रोबायोटिक क्या होते हैं, प्रोबायोटिक खुद एक लाइव बैक्टीरिया है। प्रीबायोटिक क्या था, ये प्लांट फाइबर यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ हैं जिनमें की रेशे पाए जाते हैं वो प्रीबायोटिक होते हैं। जबकि प्रोबायोटिक ये क्या होते हैं, ये खुद एक लाइव बैक्टीरिया होते हैं जो कि भोजन में या फिर जो सप्लीमेंट्स हम लेते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। और ये नेचुरली जो भी जितने भी फर्मेंटेड फूड्स हैं उनमें पाए जाते हैं। फर्मेंटेड फूड यानी कि जो खमीरीकरण से बनाए जाते हैं या फिर जिसे हम कहें हिंदी में किण्विकरण से बनाए जाते हैं, तो वो उनमें नेचुरली प्राकृतिक रूप से ये पाए जाते हैं और ये एक गुड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं जो प्रीबायोटिक है वो प्रोबायोटिक की ग्रोथ में मदद करते हैं, उनको बढ़ाने में मदद करते हैं, क्योंकि प्रोबायोटिक एक खुद बैक्टीरिया, लाइव बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया हैं और प्रीबायोटिक इनकी ग्रोथ में मदद करते हैं। थोड़ा सा इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीबायोटिक यानी जितने भी प्लांट से पाए जा रहे हैं, अनियन, सोयाबीन, एस्पैरागस, बनाना, ब्रेड, ठीक है, आर्टिचोक, गार्लिक, ये सब। और प्रोबायोटिक जितने भी फर्मेंटेड फूड है, ठीक है, यानी खमीरीकरण से बनाए जा रहे हैं, एज्ड चीज हो गया, बिटर चॉकलेट, कैफिर, सोर क्रीम हो गया, पिकल्स, प्रोबायोटिक मिल्क, योगर्ट, ये सभी, दही, ये सभी क्या है, प्रोबायोटिक है जो फर्मेंटेशन से बनाए जा रहे हैं, ओके। चलिए अब आते हैं हम 35 नंबर क्वेश्चन पे। बार्स आर जनरली कंसिडर्ड द बेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। रीजन है कि द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट द स्किल्स आर इजी टू एडमिनिस्टर एंड एप्लीकेबल टू ऑल। तो इसका आंसर दूसरा है, ए तो सही है लेकिन आर इनकरेक्ट है, गलत है, ठीक है। यानी कि जो बार्स है, बार्स के यहाँ पर मैंने फुल फॉर्म लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। और ये जो रेटिंग स्केल होती है वो 5 से 10 के बीच में रेटिंग की जाती है, ठीक है। बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल का मतलब है जो एम्प्लॉयर काम करते हैं किसी भी कंपनी में, जो एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं तो उनका परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है, तो उसी को मेजर करने के लिए BARS यानी कि बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये पहला तो सही है, लेकिन दूसरा जो कह रहा है यहाँ पर कि ये बहुत ही इजी होता है एडमिनिस्टर करने में और एप्लीकेबल अप्लाई करने में, तो ये चीज गलत है।
फिर है वाटर रेपेलेंट फिनिशेस प्रोड्यूस अ फैब्रिक दैट रेजिस्ट वेटिंग एंड द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर। रीजन है कि वाटर रेपेलेंट फैब्रिक्स आर कोटेड विद रबर एंड आर नॉट कंफर्टेबल एज वियरिंग अपैरल। ठीक है, तो यहां पर भी दूसरा है कि जो दोनों ही इनकरेक्ट है, पहला वाला भी गलत है और दूसरा वाला भी गलत है। तो इसको भी हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर है वाटर प्रूफ फैब्रिक और वाटर रेपेलेंट फैब्रिक। अब देखिए पहले वाटर रेपेलेंट देखते हैं कि वाटर रेपेलेंट फैब्रिक होता क्या है। हिंदी भी इसको हम देख लेंगे हिंदी वाले क्वेश्चन में। तो वाटर रेपेलेंट जो फैब्रिक होते हैं वो हाई काउंट फैब्रिक होते हैं, यानी हाई काउंट का मतलब है जिनमें जो है जो धागा होता है उसका नंबर्स अच्छा होता है, अच्छे हाई काउंट के नंबर होते हैं। ठीक है, यानी कि ताना और बाना की संख्या अधिक होती है। विद अ फिनिश दैट कोट्स द यार्न बट डज नॉट फिल अप द इंटरस्टिसेस ऑफ द फैब्रिक। यानी कि जो वाटर रेपेलेंट फैब्रिक होते हैं वो हाई काउंट फैब्रिक होते हैं। ठीक है, और उनमें फिनिशिंग की जाती है, यानी कि एक कोटिंग की जाती है जो कि धागों पर होती है। ठीक है, वो फैब्रिक के जो छोटे छोटे इंटरस्टिसेस का मतलब होता है छोटे छोटे स्पेस, तो जो फैब्रिक के छोटे छोटे स्पेस होते हैं वो उनको फिल नहीं करते हैं, बल्कि जो धागे होते हैं उनको कोटिंग करते हैं, यानी कि उनको कवर करने का काम करते हैं। और वाटरप्रूफ की अगर हम बात करें तो ये प्लास्टिक फिल्म्स, फैब्रिक्स आर प्लास्टिक फिल्म्स और लो काउंट फैब्रिक होते हैं जिनके ऊपर फिल्म कोटिंग होती है, यानी कि इनके ऊपर फिल्म की कोटिंग होती है और ये लो काउंट फैब्रिक होते हैं, या फिर हम कहें कि प्लास्टिक फिल्म की कोटिंग होती है इन पर, वाटरप्रूफ फैब्रिक पर। जबकि वाटर रेपेलेंट हाई काउंट फैब्रिक होते हैं और इनके छोटे छोटे स्पेसेस को कवर नहीं करते हैं, बल्कि ये यार्न को कवर करने का काम करते हैं। वाटर रेपेलेंट जो फैब्रिक है हैवी रेन विल पेनिट्रेट, इसका मतलब है कि वाटर रेपेलेंट जो फैब्रिक है अगर हल्की फुल्की बारिश हो रही है तो उसको उससे आपको बचा लेंगे, लेकिन अगर हैवी रेन भारी वर्षा हो रही है तो ये जो है पानी आपके कपड़े में घुस सकता है अंदर, क्योंकि ये छोटे छोटे स्पेसेस को कवर नहीं करते हैं। ओके, फैब्रिक इज प्लायबल यानी कि लचीले होते हैं एंड इज नो डिफरेंट फ्रॉम अनट्रीटेड फैब्रिक, यानी जो अनट्रीटेड फैब्रिक होते हैं उन्हीं के जैसे होते हैं। और ये फैब्रिक कैन ब्रीथ, यानी कि इनमें हम आसानी से सांस ले सकते हैं, और इस कंफर्टेबल फॉर रेन कोट के लिए कंफर्टेबल होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं। ठीक है, और जो वाटरप्रूफ फैब्रिक है नो वाटर कैन पेनिट्रेट, यानी कि इनमें कोई भी वाटर अंदर घुस नहीं सकता, क्योंकि ये प्लास्टिक फिल्म्स होते हैं या फिर उनकी कोटिंग होती है। जो मोस्ट ज्यादातर जो प्लास्टिक फैब्रिक्स होते हैं वो ठंडे मौसम में, जैसे ठंडी चल रही है तो इसमें क्या होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। ये सस्ते होते हैं, इनका उत्पादन करना सस्ता पड़ता है और ये परमानेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि जो वाटरप्रूफ फैब्रिक वो तो आपको बिल्कुल वाटर से बचा लेंगे, पानी से, चाहे हैवी रेन में पहनो या फिर आप हल्के बारिश में पहनो, क्योंकि उन पर प्लास्टिक फिल्म की कोटिंग होती है, यानी कि हम कह रहे हैं रबर की कोटिंग होती है वाटरप्रूफ फैब्रिक पर, लेकिन वाटर रेपेलेंट फैब्रिक पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर जो हाँ, तो यहां पर आप देखिए क्या है, वाटर रेपेलेंट फिनिशेस प्रोड्यूस अ फैब्रिक दैट रेजिस्ट वेटिंग एंड द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर। तो यहां पर इन्होंने जो कहा हुआ है कुछ हद तक पेनिट्रेशन ऑफ वाटर को अगर हल्की बारिश है तब ये रोकता है, लेकिन अधिक बारिश पे नहीं रोकता है, तो ये गलत है। और वाटर रेपेलेंट फैब्रिक कोटेड विद रबर, तो ये रबर से कोटेड नहीं होता है, जबकि वाटरप्रूफ जो फैब्रिक होते हैं वो रबर से उनकी कोटिंग होती है। और वाटर रेपेलेंट फैब्रिक यहाँ पे लिखा है और नॉट कंफर्टेबल, जबकि वाटर रेपेलेंट फैब्रिक कंफर्टेबल होते हैं, वाटरप्रूफ फैब्रिक कंफर्टेबल नहीं होते हैं। ओके, चलिए अब आते 37 नंबर क्वेश्चन पर। डिस्पर्स डाइज कैन नॉट बी यूज्ड इन ट्रांसफर प्रिंटिंग। रीजन क्या है कि डिस्पर्स डाइज डू नॉट सब्लाइम व्हेन हीटेड टू हाई टेम्परेचर। तो यहां पर दोनों ही सही है, रीजन भी सही है, और डिस्पर्स डाई जो है ट्रांसफर प्रिंटिंग में यूज नहीं की जाती है। ठीक है, और डिस्पर्स डाई को ओके, डिस्पर्स डाई को ट्रांसफर प्रिंटिंग में यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि चलिए अभी हम इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। तो यहां पर बोथ ए और आर इनकरेक्ट, यानी कि ये सही नहीं है। ठीक है, डिस्पर्स डाई ट्रांसफर प्रिंटिंग में यूज की जाती है, यानी कि ट्रांसफर प्रिंटिंग में डिस्पर्स डाई का ही यूज किया जाता है। ओके, और यहां पर ये कह रहा है कि नहीं यूज किया जाता है, तो रीजन और जो ये है दोनों ही इनकरेक्ट है।
चलिए, फिर है प्रीबायोटिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के कार्य को विनियमित करने में सहायता करते हैं। रीजन क्या है? प्रीबायोटिक्स कोलन में किण्वित होते हैं जहां वे स्वस्थ बैक्टीरिया की वृद्धि और गतिविधि को प्रोत्साहित करते हैं। तो ये सही ही है, देख ही चुके हैं, सॉरी। फिर है BARS आमतौर पर प्रदर्शन मूल्यांकन का सबसे अच्छा और सबसे प्रभावी साधन माना जाता है। इस विधि का लाभ ये है कि इसके स्केल उपयोग करने के लिए आसान है और सभी पर लागू होते हैं। तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, यानी कि रीजन गलत है। फिर है पानी प्रतिकर्षी, यानी जो वाटर रिपेलेंट है उसको पानी प्रतिकर्षी परिसज्जा कहते हैं। एक ऐसे कपड़े का उत्पादन करती है जो उसे गीला होने से वह उसमें पानी के प्रवेश का विरोध करती है। तो ऐसा नहीं है, हल्की बारिश में कर सकती है, अधिक में नहीं। पानी प्रतिकर्षी कपड़ों पर रबड़ की परत होती, इसलिए उनके पहनने वाले कपड़े आरामदायक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही गलत है, इसको हम डिस्कस कर ही चुके हैं ऑलरेडी। डिस्पर्स रंग ट्रांसफर छपाई में नहीं प्रयोग किए जा सकते हैं, तो ये गलत है, ये किए जाते हैं, ठीक है। और जो डिस्पर्स रंग है वो स्पेशली जो कॉटन फैब्रिक्स होते हैं उन पर ज्यादा इनका यूज किया जाता है, उनके लिए ज्यादा बेस्ट होते हैं। कॉटन फैब्रिक या फिर जितने भी सेलुलोजिक फैब्रिक्स हैं उन पर इनका ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। ऊंचे ताप पर गर्म करने पर डिस्पर्स रंग उदास हो जाते हैं, ठीक है, इस वजह से। तो यहां पर दोनों ही गलत हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीविंग मशीन नीडल्स विद सेट पॉइंट्स आर यूज्ड फॉर knitted फैब्रिक्स। रीजन है कि सेट पॉइंट हैव लेस टेंडेंसी टू पेनिट्रेट द लोअर ट्विस्ट knitting yarns एंड ब्रेक देम। तो इसमें जो है दोनों ही गलत है, इसमें भी दोनों गलत है। अब इसको भी हम देख लेते हैं, ये जो यहाँ पर सेट पॉइंट की बात कर रहे हैं ये है क्या। जो सीविंग मशीन यूज बॉल पॉइंट नीडल फॉर knitted फैब्रिक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सीविंग मशीन में जो ये नीडल के प्रकार हम कह सकते हैं, तो दो प्रकार के, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो बॉल पॉइंट नीडल होता है और दूसरा सेट पॉइंट नीडल होता है। और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं लेकिन मुख्य रूप से दो होते हैं, बॉल पॉइंट और सेट पॉइंट। तो जो बॉल पॉइंट नीडल होते हैं वो knitted फैब्रिक के लिए यूज किए जाते हैं, बुने हुए। knitted फैब्रिक का मतलब है जिनकी बुनाई की जाती है, ठीक है, जैसे स्वेटर्स जो बुने जाते हैं। और सेट पॉइंट्स जो होते हैं वो वुवन फैब्रिक के लिए, जिनमें की धागों का प्रयोग किया जाता है। तो सेट पॉइंट्स नीडल का प्रयोग किया जाता है वुवन फैब्रिक के लिए, और knitted फैब्रिक के लिए बॉल पॉइंट नीडल का प्रयोग किया जाता है। अब इसका मैं पिक्चर भी दिखा देती हूँ आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए कि नीडल होते कैसे हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये इस तरीके से नीडल होते हैं, ठीक है। शार्प पॉइंट फॉर वुवन फैब्रिक, यानी कि इसको हम कह रहे हैं जो वुवन फैब्रिक के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वुवन फैब्रिक के लिए सेट पॉइंट। तो जो सेट पॉइंट नीडल होते हैं वो उनकी जो नोक होती है वो शार्प होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये नोक जो है इनकी कैसी है, शार्प है, ठीक है। तो वुवन फैब्रिक के लिए सेट पॉइंट नीडल का प्रयोग किया जाता है, वो इस तरीके से होती हैं, शार्प होती है, नुकीली होती हैं। और बॉल पॉइंट का प्रयोग किया जाता है knitted फैब्रिक के लिए, जैसे कि जर्सी हो गया, स्ट्रेच फैब्रिक्स हो गए, तो उनके लिए बॉल पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि उनमें क्या होता है, आप देखिए जो knitted फैब्रिक होते हैं, जैसे उलन फैब्रिक है, तो वो क्या होते हैं, उनमें स्पेस ज्यादा होते हैं। तो अगर उनमें हम नुकीले यानी कि शार्प पॉइंट नीडल का प्रयोग करेंगे, सेट पॉइंट का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो सकते हैं, वो ब्रेक हो सकते हैं, फट सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा ब्लंट जो इनका नोक है, देखिए आप, थोड़ा सा ब्लंट है, नुकीला नहीं है, ठीक है। तो बॉल पॉइंट नीडल का प्रयोग किया जाता है। और एक और होता है वेज पॉइंट, जिनका कि लेदर और प्लास्टिक के लिए, क्योंकि जो लेदर और प्लास्टिक फैब्रिक्स होते हैं उनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, ठीक है। तो उनके लिए वेज पॉइंट नीडल का प्रयोग किया जाता है, ओके। चलिए, तो यहाँ पर इन्होंने कहा था सेट सिंग मशीन विद सेट पॉइंट आर यूज फॉर knitted फैब्रिक, तो ये गलत है क्योंकि सेट पॉइंट का प्रयोग किया जाता है विवन फैब्रिक के लिए। और ये सेट पॉइंट हैव लेस टेंडेंसी टू पेनिट्रेट द लोअर ट्विस्ट knitting yarn, तो ये भी गलत है, ठीक है। लेस टेंडेंसी नहीं होगा क्योंकि सेट पॉइंट नुकीला होता है, तो knitted जो फैब्रिक्स होंगे उनको खराब कर सकता है। चलिए अब आते हैं, A family budget is a way of detailing expenses under different headings. It helps the family to live within their income. तो ये तो दोनों ही सही हैं। In an ecosystem perspective of a family that which separate a system area of influence from that of other system are known as boundaries. Reason है कि a common or shared boundary between system is called an interface. तो ये भी दोनों ही
सही है। अभी इसको हम हिंदी में भी देख लेंगे, इसमें ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसा सन है कि चिल्ड्रन आर शोइंग फॉर ग्रेटर सोशल एंगेजमेंट विद देयर पीयर्स एज दे स्पेंड मोर टाइम इन द प्ले स्पेसेस देन दे डिड अर्लियर। रीजन है कंप्यूटर एक्सेस एंड स्मार्टफोन्स हैव लीड टू इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ रियल फ्रेंड्स। तो आप सभी जानते हो प्रेजेंट टाइम पर क्या हाल है, तो दोनों ही चीज यहां पर गलत कही जा रही है। सेट पॉइंट वाली सिलाई मशीन की सुइयां सिलाई से बुने कपड़ों के लिए प्रयोग की जाती हैं। कारण है कि सेट पॉइंट में कम ऐंठन बल बुनाई यान में घुसने और उनको तोड़ने की प्रवृत्ति कम है, तो दोनों ही गलत है। इसको हम डिस्कस कर ही चुके हैं। फिर अभी कथन है कि एक परिवार का बजट विभिन्न मदों के तहत खर्चों का विवरण लिखने का तरीका है। सही बात है, बजट का मतलब यही होता है जो भी खर्चों का विवरण हो रहा है वो हम लिखते हैं, बजट तैयार करते हैं, कितना हमारा इनकम है और कितना हमारा खर्चा हो रहा है, और ये परिवार को उनके आय के अंदर रहने में मददगार होता है। तो बिल्कुल ही सही है ये बात। फिर है एक परिवार के इकोसिस्टम के दृष्टिकोण में जो कि एक सिस्टम के प्रभाव क्षेत्र को एक अन्य व्यवस्था के प्रभाव क्षेत्र से अलग करता है, उसे हम बाउंड्री कहते हैं। सही है, कारण है कि व्यवस्थाओं के बीच एक सामान्य या भागीदार बाउंड्री को इंटरफेस कहा जाता है, तो ये भी सही है। फिर है बच्चे अपने जोड़ीदार के साथ अधिक सामाजिक संलग्नता प्रदर्शित कर रहे हैं क्योंकि वे पहले से अधिक समय खेलने में व्यतीत करने लगे हैं। देख रहे हो प्रेजेंट टाइम पर बच्चों में क्या है, ज्यादातर वो मोबाइल में और टीवी में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ना कि वो खेलने में व्यतीत कर रहे हैं, तो ये तो गलत ही है। और कारण क्या है, कंप्यूटर तथा स्मार्टफोन से वास्तविक दोस्तों तक पहुंच में वृद्धि की है, तो ये भी बिल्कुल ही गलत है। वास्तविक दोस्त तक पहुंच में वृद्धि नहीं बल्कि बहुत ही कम हो गई है, तो दोनों ही चीजें यहां पर गलत कही जा रही हैं। फिर है सिंगलहुड एज अ ट्रेंड हैज राइजन कंसिडरेबली इन रिसेंट ईयर्स। रीजन है कि विमेन विद हाई स्टेटस कैरियर्स, लेटर मैरिज एंड हाई डाइवोर्स रेट हैव कंट्रीब्यूटेड टू रिमेनिंग सिंगल, तो दोनों ही बात सही है। Field visit is a method of motivating people to adopt new practices by showing what has been achieved by applying the practice under field conditions. Reason है कि it helps to remove doubts, superstitions and unfavorable attitude about the new practice. तो दोनों ही सही है। फील्ड विजिट जो है, जो भी डाउट्स होते हैं उनको कम कर देते हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू पीपल, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में हम खुद पर, हमारे अंदर जो विचार, यानी कि हम खुद से बात करते हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो खुद के बारे में ही सोचते हो, या कभी कभी आप खुद ही बैठते हो तो अपने बारे में सोचते हो, खुद से बात करते हो, तो उसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। जो दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है उसको इंटरपर्सनल कहते हैं। ठीक है, इंटरपर्सनल, ना कि इंट्रापर्सनल। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। रीजन है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेनेवर वी इवैल्यूएट एंड रिएक्ट टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो ये तो सही है कि हम खुद की जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उसके प्रति हम रिएक्ट करते हैं, खुद को इवैल्यूएट करते हैं, तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो रीजन तो सही है लेकिन असर्शन, कथन गलत है। तो दूसरा ए इज इनकरेक्ट एंड आर इज करेक्ट। एक प्रवृत्ति के रूप में एकलता पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गई है। सही बात है, महिलाओं में उच्च श्रेणी वाली नौकरियां, देर से विवाह और तलाक की बढ़ी हुई दर ने एकलता में योगदान दिया, तो ये भी सही है। दोनों ही बातें सही हैं। अभी कथन है कि क्षेत्रीय दौरा यानी कि फील्ड विजिट लोगों को प्रेरित करने का तरीका है जिनमें उन्हें नई विधि को क्षेत्र में अपनाए जाने के फायदों के बारे में जानकारी दी जाती है, ये भी सही है। और कारण है कि नए अभ्यास के बारे में शक, अंधविश्वास और प्रतिकूल व्यवहार को दूर करने में मदद करता है, तो ये भी सही है। क्योंकि जब आप फील्ड विजिट करते हो, यानी कि जहां पर, जिस पर आपको रिसर्च करना या फिर जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, आप वहां जा करके, उसी प्लेस पे जा करके विजिट करते हो, तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आती हैं। फिर है अंतरायकृत संचार यानी कि इंट्रापर्सनल संचार दो लोगों के बीच में होता है, तो ये बता ही चुके हैं गलत है। जब भी हम मूल्यांकन करते हैं और आंतरिक और बाह्य उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं तब अंतरायकृत संचार होता है, तो ये सही है। एक गलत है लेकिन आर सही है। फिर है 45 नंबर क्वेश्चन, जेंडर इज अ फिक्स्ड कंस्ट्रक्ट ऑफ अ सोसाइटी। रीजन है कि जेंडर डज नॉट चेंज विद टाइम नॉर वेरी फ्रॉम अ कल्चर टू
कल्चर। तो यहाँ पर दोनों ही गलत है और इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में। जेंडर और सेक्स दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेक्स वर्सेस जेंडर। तो पहले देखते हैं, हम जेंडर की बात करते हैं। जेंडर क्या होता है? कल्चरल, जो हमारी समाज के द्वारा बनाया गया है, हमारे संस्कृत के द्वारा निर्धारित किया जाता है, वो होता है जेंडर, ना कि ये बायोलॉजिकल नहीं होता है, ठीक है। जबकि ये कल्चर के द्वारा बनाया जाता है, यानी संस्कृति के द्वारा बनाया जा रहा है, हमारा जो समाज है उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। लर्न थ्रू सोशलाइजेशन, यानी कि हम सामाजिकरण के थ्रू इसको सीखते हैं। और देयरफॉर कैन बी चेंज्ड, यानी कि ये चेंज हो सकता है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, फिर हम एग्जांपल लेते हैं। सेक्स क्या है? ये बायोलॉजिकल होता है, ये बाय बर्थ होता है और ये चेंज नहीं हो सकता है। सेक्स का मतलब हो गया कि आप मेल हो, हम फीमेल हैं, मेल हैं, तो मेल और फीमेल ये क्या होता है? ये सेक्स है जो कि चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। जबकि जेंडर जो है, जो कि समाज के द्वारा, संस्कृति के द्वारा निर्धारित किया जा रहा है, जो कि हम समाजीकरण के द्वारा सीखते हैं, वो चेंज हो सकता है, ठीक है। अब सेक्स क्या है? जैसे कि ओनली वीमेन कैन गिव बर्थ, ऑब्वियसली ओनली मेन कैन इम्प्रेग्नेट, यानी कि ये दोनों चीज सिर्फ जो एक औरत है वही जन्म दे सकती है बच्चों को, और जो आदमी है वही जो है उसको प्रेग्नेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये जो है ये निर्धारित है कि ऐसा काम औरत ही कर सकती है, यानी कि जो औरत का काम है वो औरत ही कर सकती है, जो आदमी का काम है वो आदमी ही कर सकता है। तो ये सेक्स निर्धारित करता है, ये चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि जो मैन है वो बर्थ दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब जो जेंडर की बात करें एग्जाम्पल में, तो विमेन एंड मेन कैन वर्क एज टीचर्स, इंजीनियर्स, लेबरर्स, यानी कि औरत और आदमी, स्त्री और पुरुष दोनों ही टीचर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं और लेबरर हो सकते हैं। विमेन एंड मेन कैन टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड द एल्डरली, यानी कि दोनों ही बच्चों की और बड़े बूढ़ों की केयर दोनों ही कर सकते हैं, यानी कि ये चेंज हो सकता है। और ये संस्कृति के हिसाब से अलग अलग होता है, यानी एक संस्कृति में हो सकता है कुछ और हो, दूसरी संस्कृति में हो सकता है कुछ और हो, एक जगह कुछ और हो, दूसरी जगह कुछ और हो, यानी कि ये चेंज हो सकता है, लेकिन सेक्स चेंज नहीं हो सकता। तो जो है यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है, इन्होंने क्या, जेंडर इज अ फिक्स्ड कंस्ट्रक्ट, तो ये गलत है क्योंकि ये सेक्स होना चाहिए यहाँ पर, और जेंडर डज नॉट चेंज, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो दोनों ही गलत हो गया। तो आई थिंक समझ गए होंगे आप कि सेक्स और जेंडर में डिफरेंस क्या है। फिर अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस द प्रोग्रेशन ऑफ सिम्टम्स इन द पेशेंट ऑफ लिवर सिरोसिस, ठीक है। तो यहाँ पर ए से एफ तक जो है ऑप्शन दिए गए और इसको हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो यहाँ पर तीसरा वाला सही है। पहले क्या आएगा यहाँ पर ई, यानी कि जो लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है, तो उसमें सबसे पहला जो सिम्टम पाएगा वो होगा नोजिया, वॉमिटिंग एंड एनोरेक्सिया, ठीक है, यानी कि उल्टी आना, जी मिचलाना और भूख ना लगना। उसके बाद में जॉइंडिस, उसके बाद में आ जाएगा एफ, ओडिमा एंड एसाइट्स। ओडिमा एंड एसाइट्स, इसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं ये क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर इसके बाद में आता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होने लगती है, ओडिमा साइट्स के बाद में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर और ब्लीडिंग के साथ साथ में इसोफेजियल वेरिसिस होता है, और लास्ट में आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ऑब्वियसली जब ब्लीडिंग होगी, ठीक है, और इसोफेजियल वेरिसिस, ये दोनों चीजें होने लगती हैं तो फिर खून की कमी होने लगती है, और जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, ये इसोफेजियल वेरिसिस क्या होता है, ओडिमा एंड एसाइट्स क्या है, इसको हम देख लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ओडिमा एंड एसाइट्स, डिफरेंस बिटवीन एसाइट्स एंड ओडिमा। तो एसाइट्स इज फ्लूइड बिल्डअप इन एब्डोमेन, while edema is the swelling and puffiness in the different parts of the body. It is simply the medical term for swelling. यानी कि जो हम ओडिमा की बात करें, ये स्पेलिंग चाहे आप EDEMA लिखे या फिर ODEMA लिखे, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो एडिमा का मतलब क्या होता है? स्वेलिंग, पफिनेस, यानी कि फूला फूला सा जो हो जाता है, और स्वेलिंग, सूजन जो आती है, तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी हो सकता है, यानी कि बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है ओडिमा, स्वेलिंग, सूजन आ सकती है, ठीक है। तो ये सिंपल एक मेडिकल टर्म है, यानी कि जो सूजन हम बोलते हैं नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में, उसी को हम मेडिकल टर्म में हम ओडिमा कहते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। एसाइट्स क्या होता है? ये फ्लूइड बिल्डअप इन द एब्डोमेन, यानी कि जब एब्डोमेन एरिया, यानी कि जो हमारा पेट है, उस एरिया के आसपास में फ्लूइड
इकट्ठा होने लगता है तो उसको बोलते हैं एसाइड्स। ठीक है, ऑडिमा में भी क्या होता है, इसमें भी फ्लूइड बिल्डअप होता है, यानी कि फ्लूइड एक्युमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आने लगती है। लेकिन क्या होता है, ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि उसकी वजह से स्वेलिंग आने लगती है। लेकिन जो एसाइड्स होता है स्पेशली जो एब्डोमेन एरिया है वहां के आसपास में फ्लूइड इकट्ठा होता है, उसको एसाइड्स बोलते हैं। ठीक है, और जो एसाइड्स होता है, ठीक है, एसाइड्स की कंडीशन में क्या कर सकते हैं, इसको जो है जैसे फ्लूइड इकट्ठा हो गया एब्डोमेन एरिया में, तो उसको जो है सर्जरी के थ्रू या फिर प्रोसेस अदर प्रोसेस के थ्रू मेडिकली उसको ड्रेन आउट किया जा सकता है, यानी कि उसको बाहर निकाला जा सकता है, जिससे कि एसाइड्स में फायदा मिलता है। ठीक है, यानी कि जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन ऑडिमा में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एसाइड्स जो है ये ग्रीक वर्ड एस्कॉस से लिया गया, जिसका मतलब होता है सैक और बैग। ठीक है, और दूसरी तरफ एडिमा ग्रीक वर्ड ऑर्डिन से लिया गया, जिसका मतलब होता है टू स्वेल, यानी कि सूजन, और सैक और बैग यानी कि फ्लूइड भरा होना। ठीक है, अब इसोफेजियल वेरिसेस जो है उसको देख लेते हैं। इसोफेजियल वेरिसेस का मतलब है, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर वेरिसेस लिखा हुआ है, ये जो ब्लू ब्लू सा दिख रहा है, ये क्या होता है, वेरिसेस है। ठीक है, और ये होती क्या है, ये हम कह सकते हैं कि ये जो है रक्त वाहिकाएं हैं, यानी कि ब्लड वेन्स है। ठीक है, यानी कि रक्त वाहिकाएं जो हैं, जो कि क्या होती हैं कि असामान्य हो जाती हैं और फूल जाती हैं, यानी कि इन पर प्रेशर बहुत पड़ता है। तो जब ये कंडीशन आती है, इसोफेजियल वेरिसेस जो कंडीशन है लिवर सिरोसिस में, जिसमें क्या होता है, जो रक्त वाहिकाएं हैं वो फूल जाती हैं, असामान्य हो जाती हैं, और उनमें क्या होता है, रक्त का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये फट भी सकती हैं, और फटने की वजह से ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसोफेगस आप सभी जानते हो, इसको भोजन नली भी बोलते हैं, जो मुंह से लेकर के पेट तक जाती है, ये भोजन नली होती है। और इसी में इसोफेजियल वेरिसेस यानी कि इसोफेगस में ये वेरिसेस पाए जाते हैं, यानी जो इसोफेगस में रक्त वाहिकाएं हैं, रक्त नलियां हैं, तो उनमें ब्लड प्रेशर बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके फटने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये दिखाई देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हो लिवर विद सिरोसिस, उसी का पिक्चर है, ये लिवर है जिसमें कि सिरोसिस हो चुका है। ठीक है, स्प्लीन, पोर्टर और ये है स्टमक। ओके, तो यहाँ पर जो कहा गया ऑडिमा एसाइड्स, इसके बाद में क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, तो जो ये ब्लीडिंग है और इसोफेजियल वेरिसेस है, ये साथ ही साथ होता है, क्योंकि ये जो रक्तवाहिनियां हैं, रक्तवाहिकाएं हैं, वो में प्रेशर बहुत अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से वो फटने लगती हैं, फट सकती हैं, और उनकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। और ब्लीडिंग होगी जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड में कमी आएगी, जिसकी वजह से अनीमिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर है अरेंज इन द राइट सीक्वेंस द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो चौथा है, फटाफट इसको देख लेते हैं। ई है, पहले क्लेरिफिकेशन यानी कि उसकी सफाई करेंगे, फिर एफ फैट को अलग करेंगे, देन पास्चुराइज यानी कि उसको बॉयल करेंगे, और देन उसके बाद में इवेपोरेट यानी कि जो भी पानी हो वो सब निकाल देंगे इवेपोरेशन के द्वारा, और फिर उसके बाद में उसको ड्राई करेंगे, रोलर ड्राइंग, और मिलिंग, और देन पैकिंग। ओके, लास्ट में पैकिंग आ जाएगा। लिंग समाज का एक निश्चित निर्माण है, लिंग समय संस्कृति में बदलाव के साथ नहीं बदलता है, तो ये गलत है, दोनों ही देख ही चुके हैं, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। लिवर सिरोसिस के रोगी में लक्षणों की प्रगति को सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले जी मिचलाना, उल्टी और भूख न लगना होता है, फिर जॉइंडिस होता है, फिर ऑडिमा एसाइड्स होता है, ये क्या होता है देख ही चुके हैं। पाचन संस्थान में रक्तस्राव, इसोफेजियल वेरिसेस, और फिर लौ तत्व की कमी से होने वाला अनीमिया, यानी कि इसका तीसरा वाला आंसर सही है। फिर दूध के पाउडर में उत्पादन आने वाली प्रक्रियाओं को सही क्रम में लगाना है, तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन सही है। सबसे पहले क्लेरिफिकेशन होगा, फिर वसा को अलग किया जाएगा, फिर पास्चुराइज किया जाएगा, फिर इवेपोरेशन यानी कि पानी अलग निकाला जाएगा, फिर उसको ड्राई किया जाएगा, उसकी मिलिंग प्रोसेस होगी, और लास्ट में पैकिंग होगी। फिर है 48 क्वेश्चन, अरेंज द स्टेप्स इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लानिंग अ रिसर्च प्रपोजल फॉर न्यूट्रिशनल स्टेटस असेसमेंट ऑफ एडोलसेंस गर्ल। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसको सही लगाना है। तीसरा वाला सही है,
ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, सेटिंग गोल्स एंड लिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि सबसे पहले जो हमारा गोल है वो डिसाइड करेंगे और उसमें क्या क्या उद्देश्य हमारे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए वो चीजें, यानी कि टॉपिक सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आएगा सेलेक्टिंग रैंडम एंड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ एडोल्सन करेंगे। इसके बाद में हमारा ऑब्जेक्टिव टॉपिक हमने डिसाइड कर लिया, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है वो हमने नोट डाउन कर लिया। अब उसके बाद में हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे, रैंडमली कर सकते हैं, सैंपल सेलेक्ट कर लिया, यानी कि एडोल्सन गर्ल का सैंपल हमने ले लिया। अब उसके बाद में सैंपल सेलेक्ट करने के बाद में सेलेक्ट द पैरामीटर टू बी असेस्ड फॉर न्यूट्रिशनल स्टेटस असेसमेंट। अब जो एडोल्सन गर्ल हैं उनका हमें न्यूट्रिशनल स्टेटस असेस करना है, उसके लिए हम पैरामीटर्स सेलेक्ट करेंगे। पैरामीटर सेलेक्ट करने के बाद में प्रिपरेशन एंड वैलिडेशन ऑफ टूल्स फॉर असेसिंग द सिलेक्टेड पैरामीटर। अब जो पैरामीटर हमने सेलेक्ट किया है उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस करने के लिए, उसके लिए उन पैरामीटर्स को हम प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, और मतलब उन पैरामीटर्स के लिए जो जो टूल्स हमें चाहिए, ठीक है, जो जो चीजें हमें चाहिए उनको एसेस करने के लिए उनको तैयार करेंगे और उनका वैलिडेशन करेंगे। और उसके बाद में फिर क्या करेंगे, उन टूल्स कलेक्टिंग डेटा यूजिंग द टूल्स, उन टूल्स का यूज करके हम डेटा कलेक्ट करेंगे और डेटा कलेक्ट करने के बाद में उनके एनालिसिस करेंगे और लास्ट में फिर हम रिजल्ट और कंक्लूजन निकालेंगे। ओके, तो ये सिंपल सा है रिसर्च प्रोसेस का है ये पूरा, कि आप कैसे भी कोई रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट करते हो, कैसे करते हो कोई भी रिसर्च। 49 क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग फंक्शनरीज ऑफ आईसीडीएस प्रोग्राम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लगाना है, ठीक है। आंसर इसका दूसरा है। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हो गया कि पहले हम लोअर लेवल का लेंगे, लोअर से हाई, फिर हाई, फिर हाई, फिर हाई। तो पहले सबसे नीचे कौन आएगा, आंगनवाड़ी हेल्पर आएंगे, उसके बाद में आंगनवाड़ी वर्कर आएंगे, उसके बाद में सुपरवाइजर आएगा, सुपरवाइजर के बाद में आएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर और चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिस, सीडीपीओ जिन्हें बोलते हैं, और सबसे ऊपर होंगे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर। लास्ट क्वेश्चन है, अरेंज इन द करेक्ट सीक्वेंस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एन ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो इसमें तीसरा वाला सही है। सबसे पहले इसमें आएगा इंट्रोडक्शन टू द इंस्टीट्यूशन, फिर बी रिव्यू ऑफ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, देन डी कंप्लीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स, आफ्टर दैट रिव्यू ऑफ एम्प्लॉयर्स एक्सपेक्टेशन, और उसके आधार पर फिर इंट्रोडक्शन टू फेलो वर्कर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, और फिर इंट्रोडक्शन टू यूनिट, और लास्ट में आ जाएगा इंट्रोडक्शन टू जॉब, यानी इंट्रोडक्शन टू जॉब सबसे लास्ट में आएगा। किशोर लड़कियों के पोषण संबंधी स्थिति के मूल्यांकन के लिए एक अनुसंधान प्रस्ताव की योजना को सही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर आंसर तीसरा सही है, ठीक है। देख लेते हैं, पहले हम लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उद्देश्य लिखेंगे, उनके आधार पर फिर हम किशोर लड़कियों के अनियमित और प्रतिनिधित्व नमूनों का चयन, यानी कि सैंपल लेंगे, और सैंपल के लिए फिर हम क्या करेंगे, पोषण संबंधी स्थिति मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन किए जाने वाले पैरामीटर का चयन करेंगे, यानी जो जो एसेस करने के लिए जो पैरामीटर हमें चाहिए वो चयन करेंगे। उसके बाद में उन पैरामीटर्स के लिए टूल्स की तैयार करेंगे और उनका सत्यापन करेंगे। सत्यापन करने के बाद में फिर हम उपकरणों के प्रयोग से आंकड़े एकत्र करेंगे, यानी कि उन टूल्स का प्रयोग करके डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा को विश्लेषण करेंगे और लास्ट में परिणाम का विवेचन और निष्कर्ष निकालेंगे। आईसीडीएस प्रोग्राम के निम्न कार्यकर्ताओं को उनके बढ़ते हुए अधिकारों के क्रम में लगाएं। तो इसमें सबसे नीचे क्या आएंगे, सबसे नीचे आंगनवाड़ी सहायिका होंगी, फिर उनसे ऊपर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगी, फिर मुख्य सेविका होंगी, फिर बाल विकास प्रोजेक्ट अधिकारी होंगे, और लास्ट में सबसे ऊपर यानी कि जिला प्रोग्राम अधिकारी होंगे। तो यहाँ पर दूसरा वाला सही था। फिर एक उन्मुखीकरण ओरिएंटेशन कार्यक्रम के चरणों को सही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर तीसरा वाला सही है। तो सबसे पहले संस्था से परिचय कराएंगे, फिर नीतियों और अभ्यासों की समीक्षा करेंगे, फिर करेंगे रोजगार दस्तावेजों को पूरा करेंगे, और फिर नियोक्ताओं की अपेक्षा की समीक्षा करेंगे, उनकी क्या अपेक्षा है उसको रिव्यू करेंगे, और फिर जो है सहकर्मियों से परिचय करवाएंगे, देन यूनिट से परिचय करवाएंगे, और लास्ट में कार्य से परिचय करवाएंगे, यानी कि कार्य से परिचय सबसे लास्ट में आएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसके आगे 25 क्वेश्चन अभी और हैं, तो उसको हम कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में डिस्कस कर लें,
ओके, उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको सही समझ में आया होगा। तो पूरा वीडियो आप देखिए तभी आपको समझ में आएगा, और इसके आगे की जो हमने वीडियो शेयर किए हुए हैं इस पेपर के, वो भी आप जरूर देखिए, जिससे कि पूरा पेपर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।